मिला है तपता सहरा देखने को, मिला है तपता सहरा देखने को, चले थे हम तो दरिया देखने को। नाज़रीन किराम, आपके पसंदीदा प्रोग्राम स्पेशल कलाम के साथ डॉक्टर अयूब नदीम का सलाम। और अभी जो शेर मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है ये जनाब हज़रत यज़दानी जालंधरी का है। यज़दानी जालंधरी बर्र सग़ीर के एक नामवर शायर, नामवर कहानीकार और मुतरजिम थे। सब लोग जानते हैं कि यज़दानी जालंधरी हिजरत करके पाकिस्तान आए। इससे पहले भारत के एक मशहूर रिसाले 20वीं सदी से बतौर शरीके मुदीर उसके साथ मुंसलिक रहे। पाकिस्तान आए तो अफकार जो कराची से साहबा लखनवी निकालते थे उसकी मजलिस इदारत के रुकन बने। उर्दू डाइजेस्ट से भी वाबस्ता रहे और यज़दानी जालंधरी ने फिल्मी गीत भी लिखे। आज मैं उनका ये ज़िक्र बतौर ख़ास इसलिए कर रहा हूँ कि आज उनके फ़र्जंद जनाब साजिद यज़दानी हमारी इस महफ़िल के, हमारे इस प्रोग्राम के मेहमान हैं। वो ख़ुद भी एक बहुत ही सीनियर शोबिज़ जर्नलिस्ट हैं और कभी कभी कहानी भी लिखते हैं। उनके साथ हमारे दूसरे मेहमान जनाब आफ्ताब खान, जो शायरी में आजकल बहुत नुमायाँ दिखाई देते हैं। आफ्ताब खान का ओढ़ना बिछोना शेरो सुखन है। तो आइए अपने मेहमानों से हम कलाम होते हैं। खुशामदीद साजिद यज़दानी साहब और आफ्ताब खान साहब। साहिद साहब, बात ये है कि आप एक बड़े बाप के बेटे हैं और ये बड़े एजाज़ की बात है। आपके सारे भाई लिखने से तकरीबन वाबस्ता हैं। कोई शायर हैं, कोई सहाफ़ी हैं, कोई कुछ और जो है। तो ये सब पर यज़दानी जालंधरी साहब का असर कैसे आ गया? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये ऐसे ही है कि जैसे आप समझ लें कि कुछ चीज़ें यज़दानी साहब में बहुत ही खूबियों के मालिक थे। यज़दानी साहब हम जहद शख्सियत थे, शायर भी थे, अदीब भी थे, सहाफ़ी भी थे, कहानीकार भी थे। तो उनमें से थोड़ा थोड़ा रमक जिसे कहते, थोड़ा थोड़ा हिस्सा वो सभी भाइयों के हिस्से में आ गया। मैंने उनकी शोबिज़ जर्नलिज्म भी उन्होंने की एक ज़माने में। अच्छा। हाँ, स्क्रीन लाइट के एडिटर रहे, मुमताज़ फिल्मी अखबार था एक, उसके एडिटर रहे, अदाकार एक पाकिस्तान में बर्रे सगीर का बहुत बड़ा दीदा सा, यहाँ से उन्होंने कैरियर शुरू किया। वो लक्ष्मी चौक से निकलता था सैयद अताउल्लाह शाह हाशमी साहब का। हाँ, वही उनको लेकर बॉम्बे गए थे कि उन्होंने बॉम्बे से भी अदाकार जारी किया, तो वहाँ भी मुदीर यज़दानी साहब। तो वहाँ रहने के दौरान ही उन्हें कोई वहाँ मौके मिल गए गाने वाने, क्योंकि बॉम्बे फिल्म की एक गढ़ था उस ज़माने में। मंटो भी वहाँ थे, मिर्ज़ा अदीब भी वहाँ थे, सभी आरिफ अब्दुल मुतीन साहब जैसे भी असाज़ा भी वहीं मुंतकिल हो चुके थे, चूँकि वहाँ एक अदब इल्म का गहवारा था बॉम्बे। तो उस वजह से वो फिल्म से भी मुंसलिक रहे। हमें थोड़ी थोड़ी, मुझ में उनकी फ़िल्म जर्नलिज्म आ गई, बड़े भाई में शायरी आ गई, अहमद मियाँ में शायरी आ गई, दूसरों में कुछ नसर आ गई। इसी तरह थोड़ा थोड़ा हिस्सा हमें मिल गया। उनका जो अक्स है वो उनकी औलाद में वो मिलकर ही एक। अच्छा, जब वो बम्बई में थे तो वहाँ उनकी बड़ी दोस्ती थी साहिर से और कैफी आज़मी से और जान निसार अख्तर। ये तीन लोग बहुत अहम हैं जिनसे उनकी बड़ी दोस्ती रही। कभी आपके सामने भी इन बड़े शायरों का जिक्र हुआ? वो असल में खुद नुमाई बिल्कुल यज़दानी साहब सदरवेश मंश इंसान थे। कभी ऐसी शोबाजी के लिए नहीं, लेकिन हम कभी कभी पूछ लिया करते थे किसी रिसाले में, जैसे जान निसार अख्तर नंबर बॉम्बे से साबर दत्त ने निकाला था, बहुत आमद थी उसकी, तो वो छपा, तो उसमें काफ़ी जिक्र था इनका। उनके हमरा के घर में रह रहे हैं, चुन्नी डालकर चाय पी जा रही है, शायर वो दूसरे आ गए, जान निसार आ गए अपने गाँव से। इस तरह ये जब चीज़ें छपती थी तो हम पढ़ने के बाद, चूँकि हमारे लिए ये बड़े लोग थे, बड़े नाम थे सब कॉन्टिनेंटल के, तो फिर हम पूछते थे उनसे कि आपका उनके साथ कैसे ताल्लुक़ रहा, क्या क्या कैसे रहना सहना मिलना जो, फिर वो कुछ उनके बारे में बताया करते थे। लेकिन शायर से उनकी जो दोस्ती थी वो लाहौर से थी।
अच्छा। इब्तदा से जी, जी। जब वो लाहौर में इस्लामिया कॉलेज में वाला साहब पढ़ते थे, फिर अदबी दुनिया में आ गए, तो लुधियाना से ये तशरीफ लाए, ये और हमीद साहिर, अख्तर साहब, जी, जी, और बकौल हमीद अख्तर जी, साहब के, कि हम दोनों जब कभी फंस जाते थे ना शायर, हम इकट्ठे रहते थे एक होली में कहीं एक कमरे में, तो कभी फंस जाते शायरी में तो हम सलाह लेने के लिए यजदानी साहब के पास क्या आते। बात है, ये उनका बरमला एहतराम, मैं समझता हूँ बड़ेपन की दलील है। बड़ेपन। उन्होंने अपने जरीदे में भी, अपने कालम में भी, अपनी किताब में भी ये लिखा कि शायर साहब जब कभी फंस जाते तो हम आपस में डिस्कस करते, जब बहुत फंस जाते कि चलो यार यजदानी साहब के पास चलते हैं। साजिद भाई, एतराफ बड़े लोग करते हैं, बड़े लोग, मैं समझता हूँ ये छोटे उनका लोग बड़ापन है। एतराफ नहीं करते, इनहिराफ करते हाँ, हैं, जी, इनकार बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल। जी आफ्ताब खान साहब, जी जी आपकी शायरी जो है वो अब किस तरह आगे परवान चढ़ रही है? आपके 2 मजमुए तो पहले शाये हो चुके हैं, जी जी। एक शाम और दूसरा उजाग में पड़ी है रात। उजाग में पड़ी है रात। तो क्या कोई नए मजमुए की तैयारी भी है? बस शायरी तो साथ साथ चलती रहती है, वो इस मजमुए के बाद भी शायरी चूँकि साथ साथ चल रही थी, तो अब एक तीसरा मजमुआ भी तकरीबन तैयार है। आप ये बताइए कि क्या शायरी पढ़ने वाले लोग भी हैं? जी बिल्कुल हैं, ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल कम हो गए। जो जो आबादी बढ़ रही है, शायरी भी पढ़ने का भी रुझान बढ़ रहा है। पहले आबादी कम थी तो पढ़ने वाले ज़्यादा थे, लेकिन अब आबादी ज़्यादा है तो पढ़ने वाले मज़ीद ज़्यादा हो गए। बस आप शायरी के कारी से मायूस नहीं हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। किससे मायूस हैं? पब्लिशर से, पब्लिशर से भी किसी हद तक कह सकते दुकानदार हैं। से, दुकानदार किताबें बेचने वाले से? जी जी, उन्होंने अपनी दुकानदारी चमकाई है। वो ज़ाहिर है ना अदीब को कुछ देते हैं ना शायर को, बस किताब छाप के वो अपना मुनाफा चाहते हैं, उनको उनका पेट भरना चाहिए। साजिद साहब, ये कमाल की बात है कि जो पब्लिशर है या छापने वाला है किताब, वो कंपोज़र को पैसे देता है, वो बाइंडिंग वाले को पैसे देता है, वो जो है कॉपी पेस्टर को पैसे देता है, सबको देता है। अगर नहीं देता तो तख्लीक़कार को नहीं देता। इसका सबब क्या है? ये हमारे माशरे का अलमिया समझ लें, और ये आज का नहीं, ये शुरू दिन का ही है। ये मेरे वालिद साहब की किताबें 1940 में जो तर्जुमे छपे, यहाँ किताबिस्तान था एक बहुत बड़ा दारा लाहौर में 1940 में, जो बॉम्बे दिल्ली मुंतकिल हो गया क्या में पाकिस्तान। तो अभी किताबें मेरे पास वो भी पड़ी हुई हैं उनकी, उस ज़माने की छपी हुई, फसूदा कागज़ हो चुका है लेकिन फिर भी है, महफूज है। तो बताया जाता है कि उस ज़माने में भी वाला साहब जिक्र करते थे कि वो इस्तेसाल करते थे। ये शुरू दिन से है, चूँकि ये काम उस ज़माने में बनिया के हाथ में था, तो वही पब्लिशर थे। हालांकि उर्दू अदब का काम था, लेकिन वो हिंदू ज़्यादा मालदार थे, तो वो बड़ी किताबें और ज़्यादा वो शाया करते थे। ये पहले दिन से ही है। अब हम सागर सदीकी तक आ जाएं तो लोगों ने कहाँ कहाँ लूटा, कैसे कैसे लूटा, आपके सामने सारी दास्तानें। इसी तरह आज भी ये सिलसिला जारी है, और ये वही सरमायादाराना जो रुझानात हैं उसके ही पर तो है। लेकिन एक ज़माना तो रहा आफ्ताब साहब कि जब लिखने वाले को रॉयल्टी भी दी जाती थी। जी। जब मौलाना गुलाम रसूल मेहर जैसे लोग जो थे वो उस इदारे से वाबस्ता होते थे, शेख गुलाम अली एहसन्स की बात कर रहा हूँ, उससे वाबस्ता थे, और वो फैसला करते थे कि ये मुसव्वदा किताबी सूरत में छपने के काबिल है या नहीं। अगर वो छपने के काबिल होता था तो फिर उसको रॉयल्टी लिखने वाले को दी जाती थी। बिल्कुल। ये रिवायत दम तोड़ गई, और उसके बाद चूंकि लोग खुद बैग भरकर पब्लिशर के पास जाने लग गए, तो उसने कहा कि अब तो किसी गुलाम रसूल मेहर की जरूरत नहीं है, अब फैसला मैंने ही करना है। तो ये जो एक तब्दीली आई, बुरी तब्दीली सही, लेकिन एक तब्दीली जो आई, इसने हमारे अदब को, बिलखुसूस शायरी को कितना नुकसान दिया है? मेरा ख्याल में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है जी। असल में ये हुआ ये है कि जो मशहूर शायर थे, बड़े शायर थे, उनको तो पब्लिशर रॉयल्टी देता है। आज भी अगर कोई फेमस नाम है, किसी की किताब छपती है, जैसे अब्बास ताबिश हैं या कोई और बड़े खालिद शरीफ हैं या कोई और हैं, तो उनको तो रॉयल्टी मिलेगी। लेकिन जो कोई नया शायर आएगा जिसकी पहली बार दूसरी बार किताब छपेगी, उसको ज़ाहिर है पब्लिशर घास नहीं डालते। वो बेचारा खुद ही लिखता है, खुद ही पैसे जमा करता है और फिर किताब छपवा के दोस्तों में मुफ्त बांटता है। अच्छा, बड़ा शायर कौन होता है, इसका भी तो फैसला होना चाहिए ना। देखिए बात ये है, जो नाम आपने लिए, जाहिर है वो बड़े शायर नहीं है,
वो अच्छे शायर हैं, मशहूर शायर अच्छे कह लें हम। और बड़े शायर में बहुत फर्क है। जी अलग अलग। अच्छा, उसके बाद ये है कि ये फैसला कौन करेगा जब तक के पब्लिशर उसकी किताब को मुल्क के कोने कोने तक नहीं पहुंचाएगा, जी। तो ये फैसला कौन करेगा कि जो मकबूल शायर है या अच्छा शायर है वो कौन है? ये फैसला तो ज़ाहिर है मिलजुल कर ही होता है। कुछ आवाम तय करती है, कुछ पब्लिशर तय करते हैं, कुछ नकात तय करते हैं कि कौन शायर बड़ा है, कौन मकबूल ज़्यादा है, या किसकी पढ़ने वाले रीडर्स ज़्यादा हैं। तो ये तो ज़ाहिर है मिलजुल कर ही एक पूरा मुआशर तरतीब साजिद देता भाई, अलमिया ये है कि जो किताब छपती है वो कहीं जाती नहीं है। नहीं, है। जी। होता ये है कि किताब छपती है, उसके बाद पब्लिशर सारी किताबें उठा के उस शायर या अदीब को हवाले कर देता है कि आप बांटो, आप बेचो, मेरा काम नहीं है। मेरा काम सिर्फ छापने तक था, उसमें से मैंने अच्छा खासा मुनाफा कमा लिया है, अब मुझे इस पर मेहनत की। अगर एक किताब मुल्क में पहुंचती नहीं, दूसरे शहरों में जाती ही नहीं, उसे कोई पढ़ता ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि इसकी शायरी या इसका अफसाना या इसका नॉवल कैसा है? क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसा ही है कि ये तय उन्होंने खुद ही कर रखा है, बस खुद के फ़लाँ मशहूर है या फ़लाँ। असल चीज़ जो होती है उसकी जो शेरी मजमूए में से कलाम कितना अच्छा है, और जो ज़बान ज़द आम हो जाता है, जिन शोरा का कलाम ज़्यादा अवामी तौर पर पजीराई हासिल करता है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। लोगों में जब डिमांड बढ़ती है उस शेर की वजह से उसकी, हालांकि चंद एक शेर ही होते हैं, चंद एक शेर होते हैं, उनमें बिल्कुल। वही वो उसको वो बेचता है, फिर उसी को वो आगे बढ़ाता है। अब जहाँ भी जाएंगे एक शेर बोला जाएगा उसका, बाकी तो वो सारी रद्दी है वो जो बेचता है। लेकिन पब्लिशर ये फैसला गलत करता है, हालांकि उसके लिए तो वही जो आपने तजवीज़ दी है कि पहले उसे शाया करे, भेजे। ये रेफरेंडम है जी अवाम जी, तक, हाँ, जब तक वो क्या अच्छा पहुंच- लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, ये रेफरेंडम। ये रेफरेंडम है। जब आवाम की पहुंच में वो किताब आई, जब मैंने पढ़ी ही नहीं, तो मैं किस तरह मान लूं कि अब्बास ताबिश बहुत बड़ा शायर है? बल्कि देखी ही नहीं, मैंने जो बल्कि पढ़ी- देखी नहीं, पढ़ना तो दूर की बात है। देखी तो ही हमने नहीं। तो सिर्फ सुना है उनके मुशायरे में, या उसकी रुनुमाई अगर वो थोड़ी सी ताकत रखता है माली तौर पर, तो वो अपनी देखिए जी, आज के जो रुनुमाई भी मशहूर जिनको शायर हम कह रहे हैं, एक वक्त था जब ये बाहर के मुशायरे पढ़ने के लिए तरले लिया करते हैं, जी बिल्कुल। और उस वक्त फिर इनका कोई सिलसिला ऐसा बन गया, जी। तो वहाँ से इन्होंने एक जीना ऊपर जो है वो सफ़र कर लिया। चलें, इस गुफ्तगू को तो हम जारी रखेंगे। आपका कलाम सुनते हैं कि आपकी शायरी जो है उससे भी हम महजूज हों और पता चले आजकल आफताब कहाँ चमक रहा है चमक रहा है। और कैसे चमक रहा है। रिहा किया है फ़ज़ा में किसी परिंदे को, आहा, रिहा किया है फ़ज़ा में किसी परिंदे को, न तीर मार हवा में किसी परिंदे को। आहा, वाह। वाह वाह। रिहा किया है फ़ज़ा में किसी परिंदे को, न तीर मार हवा में किसी परिंदे को। देखो दरख्त भीग चुके थे सभी मगर मैंने, आहा, दरख्त भीग चुके थे सभी मगर मैंने छुपा लिया था कबा में किसी परिंदे को। सुभान अल्लाह, क्या छुपा कहने, लिया था कबा क्या में किसी कहने। परिंदे को। बहुत अच्छा। और अगर शिकारी दरिंदा शिकार कर न सका, अगर शिकारी दरिंदा शिकार कर न सका, तो मार देगा आना में किसी परिंदे को। परिंदे को। आहा, अगर शिकारी दरिंदा शिकार कर न सका, तो मार देगा आना में किसी परिंदे को। उसे भी सांप ने डसना जरूर है एक दिन, आहा, जो जहर देगा दवा में किसी परिंदे को। वाह वाह। और मुझे तो टूटे परों पर भी प्यार आता है, हाय हाय, क्या मुझे तो टूटे क्या परों मिसरा पर भी है। प्यार आता है। वाह वाह। मैं कैसे देखूं फना में किसी परिंदे परिंदे वाह, को। वाह, को। रिहा किया है फजा में किसी परिंदे को, न तीर मार हवा में किसी परिंदे। बहुत वाह वाह वाह, बहुत अच्छी। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप जो शिकारी है ना, वो छुपे हुए परिंदे को भी ढूंढ लेता है हाँ जी, और उसे शिकार किए बगैर नहीं छोड़ता। छोड़ता, हाँ जी। अब किसी की चादर में भी छुपा हो हाँ जी, तो उसका बचना मुमकिन मुमकिन नहीं है। अब तो वो अंदर से घुसकर निकाल लाते हैं अंदर से घुस अब के दूर से शिकारी तीर नहीं निकाल- मारते, अब उसके घर के अंदर दाखिल होकर अपने शिकार को वो शिकार करते हैं सही। और अपनी मर्जी से उसका फिर जो करना है वो अमल करते हैं। सही। अच्छा साजिद भाई, ये बताइए कि आपको बहुत से अवार्ड भी मिले हैं
ये आपने शोबिज़ की रिपोर्टिंग की, एक ज़िंदगी गुजारी, बड़े बड़े इदारों से आप वाबस्ता रहे, तो इख्तिसार से ज़रा बताइए किन इदारों से वाबस्ता रहे और कौन कौन से अवार्ड आपको मिले? जी, मैंने अपना कैरियर का आगाज़ किया था तफ़ैल हुशियारपुरी साहब का एक मैगज़ीन था साफ गो, उसकी इदारत वो करते थे, तो मैंने रिपोर्टिंग वहाँ से शुरू की थी, क्योंकि वालिद साहब उनके पास महफिल के एडिटर थे और उनके दोस्त भी बहुत थे, भाइयों की तरह। हाँ, भाइयों की तरह। तो उन्होंने उसकी इदारत उन्हें सौंप रखी थी, तो मुझे भी लिखने का शौक़ था, तो मैंने साफ़गो से शुरू किया। फिर मैंने मसावात से अपना कैरियर का स्टार्ट किया, फिर रोज़नामा जंग में आया, फिर रोज़नामा नुआए वक्त में आया, इस तरह और भी रोज़नामा मगरबी पाकिस्तान सियासत वगैरह में भी काम किया, और दीगर फ़िल्मी जराइद, जो उस ज़माने में एक फ़िल्मी जराइद का एक बड़ा ज़ोर था, चूँकि फ़िल्में बहुत बन रही थी, तो उसमें फ़िल्मी रसायल जराइद का बड़ा बरसगीर में, जैसे एक ज़माने में शमा का एक नाम था, इसी तरह लाहौर से मुसव्वर, मुमताज़, उजाला, स्क्रीन लाइट, और कराची से निगार और चमनिस्तान, संगम वगैरह निकला करते थे, और मुझे इनमें काम करने का शर्फ हासिल हुआ, मुझे ये एजाज़ मिला, और मैंने वहाँ फ़िल्म रिपोर्टिंग भी की, इंटरव्यूज़ भी किए, और जो कॉलम भी लिखे फ़िल्म के हवाले से, तो मुझे तमाम फ़िल्मी अखबारात और जराइद में रहने का मौका मिला। और आखिरी टाइम मैंने अभी नुआए वक्त में फैमिली मैगज़ीन में शोबा है जो सकाफ़त था, उसका इंचार्ज रहा हूँ, फिर नदाए मिल्लत में रहा, अब वहाँ से रिटायरमेंट हो गई मेरी। आजकल आप निगार के लिए भी अब मैं निगार निकली, आज वो मैं कर रहा था। पहले मैं बेनामी एक राजदां की डायरी लिखा करता था, उन दिनों मैं चूँकि एम्प्लॉई था नुआए वक्त में, तो इजाज़त नहीं थी बाहर अपना नाम देने की, तो राजदां के नाम से लिखा करता था। फिर उसके बाद मैं अपने नाम से वहाँ डायरी, एक हफ्तरोज़ा वहाँ यहाँ की सकाफ़ती मेरी नज़र से गुजरी रुदात जो वो लिखता हूँ, और इसके अलावा जंजीर मैगज़ीन है, उसकी जो शोबा जो सकाफ़त है उसका मैं एडिटर। पाकिस्तान में जिस तरह शोबिज़ को नज़रअंदाज किया गया, खुसूसन फिल्म इंडस्ट्री को, आप जैसे लोग कुछ ना कुछ उसको सहारा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जाहिर है कि ये काम तो हुकूमती सतह का है, हम लोग तो सिर्फ अपने कलम से उसमें अपना हिस्सा डाल सकते हैं। जी आफ्ताब खान साहब, आप आजकल जो ये शायरी में जो लोगों का एक रवैया है कि मुशायरों में नहीं आते, मुशायरों से दूर होते जा रहे हैं, उनकी जो दिलचस्पी है वो आज के लिखने वाले से नहीं है। शायर इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे को कलाम सुनाते हैं और घरों को चले जाते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि जो पब्लिक है, जो आज का तालिब इल्म है उर्दू ज़बान व अदब का या किसी भी ज़बान व अदब का, उसकी जो शमूलियत है, उसकी जो शिरकत है, उसको यकीनी बनाया जाए? ये तो एक बहुत मुश्किल सा ही अमर है कि लोगों का रुझान जो है अब अदब की तरफ उतना नहीं रहा जितना पहले कभी था। मुशायरों की ख़ास तौर पे जब बात की जाए तो पहले मुशायरे होते थे वो अवामी होते थे, उसमें अवाम का ज़्यादा शमूलियत होती थी और बहुत बड़े बड़े इज्तिमा होते थे, बहुत लोग शरीक होते थे। बाद मुशायरों का तो टिकट होता था। जी बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल। तो अब रफ्ता रफ्ता ये जो रुझान कम होता जा रहा है और ये जो ज़्यादा मुशायरों का जो है सिलसिला यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज की तरफ बढ़ गया। वहाँ जो मुशायरे होते हैं उसमें ज़्यादा तलबा और तालबात हिस्सा लेते हैं, वो शमूलियत इख्तियार करते हैं, और वहाँ जो शायर बुलाए जाते हैं वो थोड़े बहुत नामवर होते हैं, इसलिए उनको सुनने के लिए लोग आ भी जाते हैं, रुक भी जाते हैं तलबा और तालबात, वरना उनकी तो अपनी बहुत सारी सरगर्मियाँ, वो तो क्लास भी अटेंड नहीं करते और इधर उधर की सरगर्मियों में मसरूफ़ रहते हैं। तो ऐसा जब कोई मुशायरा होता है जिसमें 2-3 बड़े नाम हो, मतलब मकबूल हो, अच्छे शायर चाहे ना भी हो वो मकबूल हो, तो उनको सुनने बेशक के लिए लतीफ़ा गो हो। हाँ जी, और भांड लतीफ़ा गो भी तो है ना, आजकल तो वही चल रहा है, भांड भी आजकल तो चल ही रही है। भांड किस्म के शायरों को ज़्यादा सुनने लोग आते हैं, तो मज़ाहिया शायर जो है वो ज़्यादा मकबूल और संजीदा शायरी की तरफ लोगों का रुझान। स्टेज ड्रामे में जो बहुत अच्छा कभी स्टेज ड्रामा था, इम्तियाज़ अली ताज जैसे लोगों ने, हशर काश्मीरी जैसे लोगों ने स्टेज ड्रामे लिखे, तो उसके बाद आप ये देखें कि मुशायरों में भी वही जो स्टेज ड्रामे का अंजाम हुआ कि भांडों और डांसर्स के हाथों में आ गया। अब मुशायरों में भी
जो ओरिजिनल शायर हैं वो नज़रअंदाज हो रहे हैं। साजिद यज़दानी जी साहब, बिल्कुल आपने सही फरमाया, और मैं अक्सर आफ्ताब भाई से भी ये जिक्र करता रहता हूँ कि अब ये हमारे यहाँ जो है ना, ये मुशायरों में भी अब वही कल्चर आ गया है जिस तरह ड्रामे का कल्चर आ गया था। अब शायरी से ज़्यादा एक्टिंग की जाती है। हाँ, ड्रामे में जो स्क्रिप्ट है वो तो खत्म हो गया। तो वहाँ तो एक अब तो- लचरपन, हाँ, डांस, गाना जी, और जी। जुगतबाजी जो अपनी तरफ से एक लाफ्टर लेने के लिए कोशिश। लेकिन यहाँ पर तो अदब खालिस्तन अदब का है। आप चाहे एक्टिंग इसमें करें, लेकिन कम से कम शायरी तो प्रॉपर होनी चाहिए। मगर यहाँ मैं नहीं समझता कि वो सुनने वाले भी शायरी सुनने के लिए आते हैं। वो जो लोग जो इज्तिमा होता है पूरा, वो जो हॉल भरा होता है, वो एक्टिंग देखने ही आता है। वो असल में उसे ड्रामे की तरह लेता है, और उसमें सिर्फ वही एक शायर ज्यादा क्लेब या दो शायर लेते हैं जो मजाइया या एक्टिंग इस हवाले से करते हैं। कभी टांगे ऊपर रख, कभी नीचे रख, कभी हाथ टेढ़े मेढ़े कर, कभी मुंह सीधा उल्टा कर। तो अब वो एक्टिंग है, वो एक्टिंग है। वो परफॉर्मेंस है, ये शायरी नहीं है। शायरी बिल्कुल लफाजी है, उसमें आपने उसमें रहकर आपने करना है, अदब के दायरे में रहकर। देखिए, मैंने आपसे ये सवाल इसीलिए किया कि आप शोबिस को डील करते हैं, और शोबिस जो है वो किस तरह ये जो ड्रामा है, स्टेज ड्रामा, थिएटर जो है, वो किस तरह अब अपनी सारी जो रिवायत थी उसको खो चुका है। आफ्ताब साहब, आप ने एक किताब लिखी, उर्दू फिल्मी शायरी का उरूजी तज्जिया। फिल्मी शायरी भी तो कभी बहुत आला होती थी। जी, क्या क्या खूबसूरत, यानी फिल्मी गीत थे तख्लीकी सतह पर, ना के ये जो आजकल एक फजूल से गीत लिखे जाते हैं और जिसमें कुछ भी नहीं होता। तो कितने खूबसूरत गीत लिखते थे वो शायर, जरा उनका जिक्र हो जाए। जी, वो मैंने किताब में भी ज़ाहिर है उसमें बड़े सही के बड़े शायरों का गीत, जो मकबूल गीत और जो गैर मकबूल भी हैं, लेकिन शायरी के हवाले से वो बहुत पुख्ता और अदबी रंग लिए हुए हैं। उनमें सब बड़े नाम शामिल हैं। इंडिया में देखें, साहिर लुधियानवी, शकील बदायूनी, मजरूह सुल्तानपुरी, कैफ़ी आज़मी, जान निसार अख्तर, इस तरह के बड़े शायर, शैलेंद्र आनंद बख्शी। फिर पाकिस्तान में तनवीर नकवी, कतील शिफाई और तुफ़ैल होशियारपुरी हैं, और बहुत सारे इस तरह के शायर हैं। इस तरह के शायर जो हैं, अब मुज़फ़्फ़र वारसी साहब ने भी शुरू में फिल्मी गीत लिखे, बहुत लिखे। यज़दानी साहब ने फिल्मी गीत, मुनीर नियाज़ी ने लिखे, बिल्कुल, उस बेवफा का शहर है और हम हैं दोस्त। जी जी, बहुत लिखेगा। तो मैंने उसमें एक जगह यही लिखा है कि जो शायर हजरात थे वो दिन को मजदूरी करते थे और शाम को वो शायरी करने के लिए, फिल्मी गीत लिखने के लिए स्टूडियो का रुख कर लिया करते थे। तो इस तरह बहुत आला पाए के गीत तख्लीक हुए, आप उन्हें पढ़ें और सुनें अगर वो गीत, आज भी तो कानों में रस खोल देते हैं। अब उस तरह की शायरी नहीं हो रही। आप एक कंपोज़र है, वो खुद ही ट्यून भी बना रहा है, खुद ही बोल भी उस पर फिट कर रहा है और ख़ुद ही गा रहा है और उसे खुद ही देख भी रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो हम इसका जो एक मायूसी है उसको कम करने के लिए आपका कलाम सुनते हैं। जी, एक बेनाम अज़ियत से निकल आया हूँ, खुद ब खुद हिज्र की शिद्दत से निकल आया हूँ। वाह वाह, खुद ब खुद हिज्र की शिद्दत से निकल आया हूँ। अब सहूलत से सभी काम हुए जाएंगे, अब सहूलत से सभी काम हुए जाएंगे। शुक्र है इश्क की वहशत से निकल आया हूँ। शुक्र है इश्क की वहशत से निकल आया हूँ। और उसने दरवाजे पे दस्तक तो अभी दी ही नहीं, उसने दरवाजे पे दस्तक तो अभी दी ही नहीं। जाने क्या सोच के उजलत से निकल आया। वाह वाह वाह, जाने क्या सोच के उजलत से निकल आया हूँ। और देर के बाद पड़ी अपने ही चेहरे पे नज़र, देर के बाद पड़ी अपने ही चेहरे पे नज़र। आईना तोड़ के हैरत से निकल आया। वाह 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 वाह, देर के बाद पड़ी अपने ही चेहरे पे नज़र। आईना तोड़ के हैरत से निकल आया हूँ। और मुझको सजदों से फरिश्तों ने नवाजा है, मगर ऐ खुदा क्यों तेरी जन्नत से निकल आया। एक बेनाम अज़ियत से निकल आया हूँ, खुद ब खुद हिज्र की शिद्दत से निकल आया। वाह, बहुत अच्छा। अच्छा साजिद यज़दानी साहब, जनाब यज़दानी जलंधरी अपने असातिज़ा में जिससे ज़्यादा मुतासर थे वो प्रोफेसर अब्दुल मजीद सालिक थे, शायद ऐसा ही है। हाँ जी, अब्दुल मजीद सालिक साहब से। अच्छा, और सालिक साहब की किताब थी याराने कोहन, खाकों की किताब। जी जी जी। और आप देखिए
कि यज़दानी साहब ने अपनी किताब का नाम जो खाकों का मजमुआ है याराने नौ के नाम से हाँ लिखा उन्होंने, बिल्कुल। तो ये उसी का आपको लगता है कि वही असर है उस्ताद का? हाँ जी, था उनमें ये रंग, और वो बड़े मुतासर भी थे, और हम बचपन में उनके साथ उनके घर भी जाया करते थे, उनके ज़ियारत भी हमें हुई। तो वो यानी कि उनमें साजा का रंग भी था, चूँकि वो यानी क्लासिकल और जदीद जिद्दत का इम्तजाज थे। उनमें जदीद रंग भी था शायरी में और क्लासिक रंग भी था, तो इसलिए उसमें भी था। और वो अपने उस्ताद मौलाना अफसर सिद्दीकी अमरोहवी साहब, उनसे भी अलामा ताजवर नजीबाबादी, वो भी अच्छा। उनके साथ उस्तादों में से थे। लाहौर में उनसे असला लेते रहे, और तो इंडिया आबिद में अली आबिद से भी उनका, सैयद आबिद अली आबिद से भी ताल्लुक होगा? होगा, लाजमी हाँ, बात है। हाँ जी, जी। तो इसलिए क्योंकि उनमें साजा अल्लामा का रंग- ताजवर नजीबाबादी और आबिद अली आबिद हम असर हैं ना, हम एक असर ही थे। दौर के। तो वाला साहब उनके शागिर्दों में से खास शागिर्द थे, यानी खलीफा मिजाज थे। अच्छा, प्रोफेसर जो अब्दुल मजीद सालिक थे, उन्होंने बड़े खूबसूरत खाके लिखे। बहुत। याराने कोहन पढ़ने से ताल्लुक हाँ, रखती है, बेशक। लेकिन अब शायद नायाब नायाब है, ना मिलती मिल नहीं है सके। कहीं भी। अच्छी किताबें कोई छापता नहीं नहीं है, छापता। इसलिए नहीं छापते कि उन किताबों के पैसे देने वाला पीछे कोई नहीं हाँ, है वरना कि जो इतनी अच्छी पैसे दे किताबें हैं। पब्लिशर को और फिर हालांकि पब्लिशर उस किताब को ये छापे। रिप्रोड्यूस हो तो नई नस्ल को पता लगे कि हमारा अदब कितना आला, लेकिन नहीं छापते। वही आप वाली बात। अब्दुल पीछे। मजीद सालिक इकबाल के भी बहुत करीबी दोस्त थे। जी जी। तो उन्होंने उनका भी हाँ, मसर थे खाके, जी। जी उनका खाका जो लिखा है वो पढ़ने से ताल्लुक रखता बिल्कुल, है। बहरहाल फिल्मी गीतों की हम बात कर रहे थे, जी। तो जो फिल्मी गीत देखे ना कि जो इतने खूबसूरत गीत लिखे जाते थे, पायल में गीत है छम 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 के, तू लाख चले रे गोरी थम 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 के। उसके बाद आप देखें ये एक मिसरा देखें कितना खूबसूरत है फिल्मी गीतों का। फिल्मी गीत के हवाले से जी। तुमसे मिलने को दिल करता है, हाँ दिल करता है। अब ये नस्र है, हाँ जी। बिल्कुल सादा सी बात है, जी जी। लेकिन जिस तरह उसको फिल्मी गीत में पिरोया गया है, हाँ जी। और ऐसी कोई एक मिसाल नहीं है, पंजाबी में भी बिल्कुल। और उर्दू में ऐसी बीसियों मिसालें मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जो इन्हितात है आफ्ताब साहब, जी। ये इन्हितात जो है ये तमाम शोबों में आप महसूस करते हैं? जी, ज़ाहिर है ज़िंदगी के तमाम शोबों में ज़वाल है, तो उस पे अदब पे भी इसका असर पड़ा है और शो भी इस पे भी, फिल्म पे भी पड़ा है। फिल्म तो बिल्कुल ही, अब ज़ाहिर है फिल्म अगर बन भी रही है तो वो ऐसे फिल्म के मेयार पे पूरी नहीं उतरती, और ना ही उसमें कोई ऐसे गीत शामिल होते हैं जो तादेर याद रखे जा सकें। शायरी बराए नाम और बेतुकी सी होती है, और ट्यूनें भी ज़ाहिर है पुरानी दोहराई हुई होती हैं, चरबा कह लें उनको। तो वो मेयार नहीं रहा जो 20-30 साल पहले था अदब का और फिल्म का। रफ्ता रफ्ता दोनों शोबे ज़वाल की तरफ गामज़न हैं। यज़दानी जालंधरी का एक शेर है कि जिंदगी कोहे बेसतूं गोया, जिंदगी कोहे बेसतूं गोया, हर नफस है, हर नफस एक तेशाए फरहाद। वाह। जिंदगी कोहे बेसतूं गोया, कोहे बेसतूं। जिंदगी तो एक ऐसा बेसतूं। पहाड़ है हाँ जी, जिसका सुकून। कोई सुकून नहीं, बिल्कुल। और हम्म, और क्या है, हर नफस एक तेशाए फरहाद। हर इंसान जो है उस पहाड़ को काटने पर लगा हुआ है, तलाश। कितना खूबसूरत, और मैं समझता हूँ कि बड़ा मुनफरिद शेर है, नुदरत है इसमें ऐसी, और हर दौर पे ये मुंतबिक हो। हर दौर पे और हर हालत में इंसान पर ये मुंतबिक होता है। जी जी। तो आप उतनी देर में अपनी किताब ज़रा संभालिए, मैं सवाल कर लूँ, तो और ताकि आपसे कोई और कलाम भी सुना जा सके। जी साजिद यज़दानी साहब, अब आप क्या मुस्तकबिल देखते हैं फिल्म का? आपकी मुलाकातें भी रहती हैं, अक्सर तो आपकी तस्वीरें सैयद नूर के साथ और साइमा के साथ, और भी जिनका है, मुमताज़ आई हुई थी, हाँ जी, उनके तो साथ उनके भी। साथ मुमताज़ बेगम के साथ भी आपकी तस्वीर पिछले दिनों में देखी। तो आप क्या देखते हैं कि कोई पाकिस्तान में फिल्म का रिवाइवल है, कोई मुस्तकबिल है?
जब हमने कैरियर शुरू किया था उस ज़माने में कम से कम 200-300 फिल्में बना करती थी, जिसमें से 100-125 फिल्म रिलीज़ होती थी, लेकिन बाकी लोग सेट पर होते थे, काम कर रहे होते, बहुत सी फिल्में बनने से रह भी जाती थी। लेकिन अब ये आलम हुआ, कम होते होते तादाद अब आकर 5-10 फिल्में रह गई हैं सालाना। अब अंदाज़ा करें, इसको इंडस्ट्री तो नहीं कहा जा सकता, ना इससे रोजगार चल सकता है। सिनेमाज भी तो बंद हो गया, प्लाजे बन गए। से वो कहते हैं कि जी, जी, हमारे प्लाजे पास बन फिल्म गए, नहीं, आपको, जी हाँ। आप हमें फिल्म दें, हम अपना सिनेमा चलाने को, हमारे पास मटेरियल ही नहीं, जो आप पेश करेंगे तो हम लगाएंगे ना। चूंकि फिल्म बननी बंद हो गई, जिसके जवाब में सलमान ऑनर ने अपनी कीमती जायदाद को प्लाजो में तब्दील कर दिया। तो फिल्म का टिकट भी तो बड़ा महंगा है सर। अब जो सिनेमा बना ना, वो सिनेमा नहीं, अब ये बना है शॉपिंग सेंटर्स में और ये पैकेज माल वगैरह में। अब वो जो सिनेमा, वहाँ लोग जो आते हैं, वो क्लास जो होती है, अब फिल्म सिर्फ उनके लिए बनाई जा रही। यानी पहले मासिस के लिए बनती थी, उनके लिए ये सिनेमास थे। क्या उम्दा बात कही। और वो लोग अपने मजदूर, कपड़े फड़वाने, टांगे वाला, रेड़ी वाला, उसके लिए थी। अब फिल्म है खास बंदे के लिए, जो शॉपिंग के लिए 10 लाख 20 लाख की शॉपिंग करने गया, उसमें से 2000 रुपये टिकट उसके लिए कुछ मामूली सी चीज़ है। या अपने बच्चों को वहाँ बैठा देता है, वो शॉपिंग करते हैं, बच्चे बैठ कर फिल्म एंजॉय कर रहे होते हैं। शॉपिंग जो करने जाते हैं, जरूरी नहीं वो लाखों का मालिक ही हो, नहीं जरूरी नहीं, मिडिल क्लास के लोग भी जाते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि फिल्म का टिकट इतना महंगा है तो वो अफोर्ड नहीं। अब सिर्फ वही लोग, उनमें से मैं बता रहा हूँ कि जो लोग लाखोंपति हैं, वही लोग फिल्म अफोर्ड करते हैं। फिल्म अब मासिस से चली गई है उनके हाथों से, वो बेचारे स्वाय ये नेट पर देखते हैं, आपके हाथ में जो मोबाइल है उस पर देखते हैं, या घर पे बैठे टेलीविजन पर देखते हैं। अब फिल्म उनके हाथ से निकल चुकी है। सारे काम अब ख्वास के रह गए हैं, अब ख्वास के अवाम जो है वो निकल गए। अब तो आप देख लें कि हर शोबा है जिंदगी में, आप चले जाए, सिर्फ ख्वाहिश। अवाम अब इसमें से नफी हो चुकी है, बल्कि अवाम तो हुक्मरानों की नज़र में देखूं तो अवाम तो ख़त्म हो चुकी है, अवाम है ही नहीं। सारी कहानी रोकड़े की रह गई, बाकी सब सिफर है। तो आप ज़रा हमारी इस बात को अपनी शायरी से तब्दील करें। जी, मैं पेश करता हूँ। निकला हूँ तन बदन का बुरादा लिए हुए, निकला हूँ तन बदन का बुरादा लिए हुए, लपकी है आँख आँख तमाशा लिए हुए। वाह वाह वाह। लपकी है आँख आँख तमाशा लिए हुए, जाने उन्हें है दस्त शनासों ने क्या कहा। वाह। जाने उन्हें है दस्त शनासों ने क्या कहा, फिरते हैं लोग हाथ में कासा लिए हुए। वाह वाह वाह। फिरते हैं लोग हाथ में कासा लिए हुए, सड़कों पे इन दिनों है कयामत का एक समा, सब जा रहे हैं ख्वाब का लाशा लिए हुए। वाह वाह। सड़कों पे इन दिनों है कयामत का एक समा, सब जा रहे हैं ख्वाब का लाशा लिए हुए, 2-4 अहले ज़ौक़ मुझे मिल गए वहाँ, पहुँचा जहाँ अदब का असासा लिए हुए। वाह वाह वाह। पहुँचा जहाँ अदब का असासा लिए हुए, और उस बेवफा की बात कभी टालता नहीं, आए यहाँ हो जिसका हवाला लिए हुए। वाह वाह वाह। और दिलदार बाजुओं में समाएगा लाजमन, घर से चलो जो पुख्ता इरादा लिए हुए। वाह वाह। और सुनता है आफताब जहाँ इश्क की पुकार, जाता वहीं है दिल का खजाना लिए हुए। वाह 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 वाह। सड़कों पे इन दिनों है कयामत का एक समा, सब जा रहे हैं ख्वाब का लाशा लिए। वाह वाह वाह। ख्वाबों के लाशे ही बाकी रह गए हैं, यही बात वहीं पर, और तो शायद बिल्कुल कुछ बाकी नहीं बचा। और ये देखिए, ये असली शऊर है ना, असली हिस्सियत है, जिसका इजहार एक शायर, एक अदीब, एक लिखने वाला करता है अपने कलाम, और उसे ये आज़ादी होनी भी चाहिए कि वो इसका इजहार करे, क्योंकि वो बेहतरी चाहता है, वो अच्छे दिनों का ख्वाब देखता है, खुशहाली का, अमन का, आशिकी का ख्वाब देखता है। ख्वाब देखने वाले ही जब मुआशरे में नहीं रहेंगे तो फिर मुआशरा आगे कैसे बढ़ेगा। साजिद साहब, काफ़ी जो तसानीफ़ हैं जनाब यज़दानी जलंधरी की शाये हुई, जिसमें नातिया मजमूए भी हैं उनके, और तराजुम की किताबें भी हैं, फिर उनके अफसानों की किताबें भी हैं। ये जो उनकी किताबें शाये हुई, क्या अब भी अवेलेबल हैं, दस्तयाब हैं,
या अब नहीं मिलती, कोई उनका एहतमाम है? उनकी शायरी की तो हैं, लेकिन वो जो अफसानों और कहानियों की तराजम की, वो तो अब एक एक आध नुस्खा कुछ तो हमारे पास है, कुछ लाइब्रेरियों में है, तो लेकिन दस्तयाब नहीं है। शायरी की अलबत्ता है, नातिया मजमूआ कलाम की और गज़लियात की और रुबायात की, मतलब वो शायरी की सिर्फ हैं। बाकी चीज़ें जो है वो हमारे पास तो हैं, लेकिन आवाम के लिए चूँकि नहीं है, वो आगे रिप्रोड्यूस नहीं हुई, नहीं, छापा नहीं आपके किया। लिए होना तो कोई माने कोई नहीं रखता। माने, वो तो हाँ। असल बात यह है कि नहीं, लोगों आवाम को, के लिए दस्तयाब है। पढ़ने वाले को, चूँकि कारी को मयसर है कि नहीं। जैसा कि ये जिक्र हो रहा है इसी बात पर कि पब्लिशर जो है वो अब उन्हें कुछ छापने को तैयार नहीं, बल्कि एक आध पब्लिशर ने उनकी वो पुराने तर्जमे को बेनामी मतलब वो छाप लिया। ये बहुत बड़ा क्राइम है, हाँ, जुर्म वो है ये। उसने सोचा होगा कि नामालूम में बंदा है शायद, उसके लिए तो उसने छाप लिया। फिर हमने उससे परसू किया तो उसने माजत की कि जी नहीं, वो मुझे कोई दे गया था तर्जुमा करके, तो मैंने वो छाप दिया। मैंने कहा उसका नाम लिख देना ताकि हम उसे रिजू करते। नहीं, जो तर्जुमा छपा, पहले तो उसे चाहिए था कि सब पर यज़दानी जलंधरी साहब का नाम लगाता, जी, जिसे हम उर्फ आम में चेपी कहते हैं, हाँ, नाम लगाता और उसकी रॉयल्टी आपको देता। हाँ, अदा करता। मतलब तो दो ये तीन तो ऐसे इसका मशहूर एक, है। यानी देवदास जो है, हाँ, वो यज़दानी साहब की पहचान बना हिंदुस्तान में, उस पर ही इंस्पायर होकर फिल्म बनाई गई वो पहली अच्छा, दफा। देवदास। हाँ जी, अच्छा, देवदास जो थे। अच्छा, वो यज़दानी बंगला साहब के नावल था। ज्यादा जो तराजुम है वो बंगाली जबान से उर्दू बंगला में है। राइटर्स को उर्दू में मुतारफ कराया उन्होंने। ये उनका एक क्रेडिट है कि जितने भी शरद चैटर्जी के, उनका नावल है ये, उनका वो बहुत बड़ा नावलिस्ट था। उसके जितने चौकीर बाली, उस पर भी फिल्म बनी इंडिया में बाद में। तो वो उर्दू में मुतारफ कराने का मतलब हिंदी में मुतारफ हो गया वो, चूंकि बंगला से डायरेक्ट तो नहीं थी। तो इसलिए वो किताबें जो उस जमाने में छपी 40 के अशरे में, तो वो उनका क्रेडिट यज़दानी साहब को जाता है। और देवदास पर तो दो तीन दफा भारत में दो तीन दफा जो है यहाँ भी फिल्म एक दफा है बन चुकी है और बड़ी मकबूल फिल्म जी है। जी। तो बाद में यहाँ नावल छपा, अब जो छपा उसमें किसी राइटर का भी नाम नहीं, तर्जुमा वैसे कहीं से मिली काफी पुरानी, उन्होंने छाप नहीं, दिया। लेकिन आपको इसका जो है ना, इसको परसू करना चाहिए, आपको किया इसका हमने। पता हाँ, करना जी, चाहिए। जी। और किसी को भी किसी की किताब बेनाम या अपने नाम पर हाँ, शाये या करने शरद का चैटर्जी हक की नहीं है। एक किताब का उर्दू तर्जुमा उन्होंने किया था, वो अफसाने थे, गुनाह गुर्बत के नाम से इंडिया में छपा, यहाँ लाहौर में भी छपा। तो उसे अब उन्होंने शरद चैटर्जी के अफसाने के नाम से शाया कर दिया। बहुत शुक्रिया साजिद यज़दानी साहब और आफ्ताब खान साहब। मैं प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले जनाब यज़दानी जलंधरी की चंद तसानीफ़ का जिक्र करना चाहता हूँ, ताकि नाजरीन को भी मालूम हो सके कि उनकी कौन सी किताबें हैं। उनके दो मजमूए तौसीफ़ खैरुल बशर और सुबह नौ, ये नातियाँ हैं। फिर उनके खाकों का एक मजमूआ याराने नौ, जिसका हमने प्रोग्राम में भी जिक्र किया। फिर उनकी एक और किताब है देहाती, एक है समाज, एक है कैदी के खतूत, एक है हुस्न परस्त और एक है आवारा। उनकी जो शायरी के मजमूए हैं उनमें तौराते दिल गज़लियात का मजमूआ है और साग़िर इनकलाब उनकी रुबाइयात का मजमूआ है। तो जनाब यज़दानी जलंधरी ने बहुत सा कलाम लिखा। मैं दो शेर आपकी खिदमत में पेश करूँगा। बज़्म वफ़ा सजी तो अजब सिलसिले हुए, बज़्म वफ़ा सजी तो अजब सिलसिले हुए, शिकवे हुए ना उनसे ना हमसे गिले हुए। और एक और शेर देखिए, शमा होगी सुबह तक बाकी ना परवाने की खाक, शमा होगी सुबह तक बाकी ना परवाने की खाक, अहले महफिल की ज़बां पर दास्तां रह जाएगी। नाज़रीन किराम, आज यज़दानी जलंधरी हम में नहीं है, लेकिन उनकी दास्तां मौजूद है, क्योंकि हम ही अदब के तालिब इल्म, अदब के स्कॉलर, लिखने वाले अपने
पुरखों के यानी अदब के जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके वारिस हैं। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से डॉक्टर अयूब नदीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।